नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारे गेस्ट हैं पॉडकास्ट में वो है डेविल। डेविल भाई, पहले अपना नाम बताइए और अपना परिचय दीजिए। तो मेरा नाम है चंद्रशेखर राजपूत और मैं अपने राठ क्षेत्र का छोटा सा क्रिएटर हूँ। जो आप लोगों ने हमारे वीडियो भी देखे होंगे, जो समाज सेवा के ऊपर ही पूरे रहते हैं। हाँ। तो ये है कि अपने यानी कि क्षेत्र का जो युवा थोड़ा सो रहा है और गलत आदतों के पीछे जा रहा है। तो हमारी कोशिश तो यही है कि युवाओं को थोड़ा जगाया जाए। ये हमारे जो चंद्रशेखर जी हैं वो युवा संगठन के मेंबर भी हैं। इनकी टीम में लगभग 600 मेंबर हैं जो हमारे इस टीम में काम कर रहे हैं। जो आपके मेंबर हैं वो आपके साथ काम कर रहे हैं। हाँ, वो जो मेरी टीम है बहुत ही अच्छी है और उस टीम से मैं खुश हूँ। यानी देखो, ऑनलाइन तो काफ़ी लोग भी हमारे संगठन युवा शक्ति संगठन में जुड़े हैं और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है और सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहता है। यानी कि वो जो हमारा युवा शक्ति संगठन है वो आसपास के क्षेत्र के भ्रष्टाचार को दिखाता है। मैं और मैंने अभी तक देखा है कि आपने बहुत सी चीज़ें ऐसी दिखाई हैं कि जो रियल में ऐसा काम हुआ है कि देखने लायक नहीं है। मैंने देखा कई सड़कों में बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी हैं। तो आप वहाँ पे गए, वहाँ की वीडियो आपने बनाई, अपलोड किया, उस पर कुछ नेगेटिव भी क्वेश्चन आए हैं और कुछ पॉजिटिव भी आए हैं। हाँ, और मैंने एक बार देखा कि आप कुएं में भी उतर के सफाई कर रहे थे। देखो सोशल मीडिया पे तो है, देखो दोनों पक्ष होते हैं, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। तो कमेंट सेक्शन तो सबके लिए खुला रहता है, तो उसमें नेगेटिव भी लोग होते हैं जिनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि हर व्यक्ति हर किसी को पसंद आ जाए। अपने प्रधानमंत्री जी हैं जो, उन्हें भी काफ़ी लोग पसंद नहीं करते क्योंकि विरोधी भी लोग, तो ऐसा है, विरोध तो चलता रहता है। और जो कुएं की बात रही है तो देखो, उस कुएं के पीछे भी बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बताऊंगा आपके चैनल के जरिए। तो जो वो कुआं है, एक बुजुर्ग आदमी है, अभी उनकी एज होगी 70+ साल। तो वो कुआं है 40 साल पुराना। ठीक तो है। उस कुएं को उस बुजुर्ग आदमी ने अपने हाथों से खोदा था और उसकी जो कहानी उन्होंने मुझे बताया है कि यानी कि वो दिन में मजदूरी करते थे और शाम के टाइम रातों रात कुएं की खुदाई करते थे और पूरा निर्माण किया। तो हम लोगों को देखा वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी थी, उसमें कई बोतलें डली थी ड्रिंक की, जो आपने रील के माध्यम से भी देखी होंगी। तो हम लोगों को थोड़ा बहुत लगा कि क्यों ना इसको थोड़ा जीवित किया जाए, यानी कुएं को फिर से जीवित कर फिर दें। से चालू कर दिया है, उसका पानी जो है वो पीने योग्य हो जाए। हाँ, कोशिश तो यही थी कि पीने योग्य हो जाए, लेकिन जो उसमें गंदगी थी बहुत ज़्यादा थी। अब उसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि फिर से बारिश होगी, जो उसका जो सिस्टम है, यानी कि झीर द्वारा आता है ना पानी हाँ। फिल्टर होके। हाँ, जो फिल्टर होकर नीचे से पानी आता है वो फिर से पानी आने लगे। हाँ, और फिर से क्लियर रहेगा, क्रिस्टल क्लियर पानी। जब आप कुएं में उतरे तो आपको जान का जोखिम नहीं लगा बिल्कुल भी कि कितना गहरा कुआं होगा, उसमें कितना गहरा पानी होगा? देखो, ऐसे कामों में जोखिम तो होता है क्योंकि कुआं है, कुएं की गहराई कोई अनुमानित नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा गहरा था, लेकिन सेफ्टी भी हमारे पास फुल थी। यानी कि रस्सी रस्सी से लेके, और जो हमें तैराक भी है तो उससे कोई दिक्कत नहीं थी। ये काम तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। जैसे जो गवर्नमेंट होते हैं, गांव का प्रधान हो तो उनको साफ़ करना चाहिए, कुएं को साफ़ रखना चाहिए जिससे वो पीने योग्य हो। फिर आपने ही ठाना है उसको कि चलो कोई नहीं कर रहा है तो मैं काम करूँ। हाँ, देखो, अगर गवर्नमेंट नहीं देखती तो वहाँ पे जो आसपास लोग रहते हैं उनकी भी ये उनका भी काम होता है कि वो अपने आसपास के क्षेत्र को साफ सुरक्षित रखें। यानी कि यही है कि सफाई का मतलब अपने घर की सफाई करना नहीं होता है, अपने जो वातावरण में रहते हैं उसको भी साफ रखना भी होता है। मैंने आपका जो वीडियो है बस स्टैंड पे भी बहुत वीडियो देखा है कि आपने अंदर जाके देखा कि जो 1 करोड़ का जो बजट आया था उसमें कुछ बना ही नहीं है। और गड्ढे हैं इतने बड़े बड़े जो हमारा स्विमिंग पूल बन जाता है बरसात के मौसम में। उस पर आपका क्या कहना है? भाई, बस स्टैंड की बात रही है तो अब तो मैं अगर रास्ते में भी जाता हूँ ना तो लोग भाई कमेंट करने लगते हैं कि भाई बस स्टैंड कब तक बन जाएगा। यानी कि बस स्टैंड के नाम से ही मुझे जानने लगे हैं लोग। और जो बजट की बात है तो बजट तो भाई देखो, पेपर में निकला था 360 करोड़, और जो अपनी विधायिका जी है उनका कहना है कि बजट आया था 3.60 करोड़। 3 करोड़। हाँ, 3 करोड़ 60 लाख 60 लाख रुपए, मतलब पॉइंट का फर्क हो गया। तो अब हकीकत सामने समझ नहीं आ रही क्या है। लेकिन जो है कि बस स्टैंड बनना था, बस अड्डा टर्मिनल, और 2-3 करोड़ में कोई भी टर्मिनल बस स्टैंड नहीं बन सकता, ये तो हम लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। और जो गड्ढों की बात है, वहाँ पे हम लोगों ने ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज की थी, वहाँ पे कूड़े का ढेर लगा था, वीडियो में दिखाया था मैंने बाकायदा हाँ, से। वहाँ की मैंने भी देखा था कि औरतों को
पेशाब करने में भी दिक्कत हो रही थी वहाँ पे। हाँ, तो इसकी पूरी समस्या हमने ऑनलाइन डाली, गड्ढे दिखाए, पानी का जो पीने के लिए था वहाँ पे कीचड़ मचा था वो भी दिखाया, बाथरूम की सफाई भी दिखाई और कचड़े का ढेर। तो 20 दिन बाद उनका रिप्लाई आया कि वो कचड़े का ढेर है यानी कि हटवा दिया है, और जो गड्ढे हैं नगर पालिका द्वारा भरवा दिए गए हैं और पानी की भी उच्च व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन ये है आपने कि दोबारा जाके मुआयना किया वहाँ पे गड्ढे भरे, कूड़ा साफ हुआ, या पीने लायक पानी वहाँ पे उपलब्ध है या नहीं है अभी? हाँ, तो मैंने देखा है, उसका रिव्यू भी दिया है मैंने एप्लीकेशन का बाकायदा से कि जो कचड़े का ढेर था वही साफ हुआ है और कुछ वहाँ पे बदलाव नहीं हुआ है। बताइए, बस अड्डे में पीने के लिए पानी नहीं है, समझ लीजिए आप, राट की ये दशा है। जो हाँ माननीय विधायिका जी हैं हमारी, उनको तो कुछ देखना चाहिए कि उन्होंने 10 साल विधायिका रही हैं वो, तो उनको बस स्टैंड को देखना चाहिए था। हाँ, उनको उनका ही काम है ये जाने की, उनको देख रेख करनी चाहिए बस स्टैंड के ऊपर। और मानना ये है कि पैसा भी उन लोग मनीषा जी ने भेजा है, यानी विधायिका जी ने, जो उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा था, मैंने क्लिप भी डाली थी उसकी बाकायदा से। मैंने देखा कि जो मनीषा अनुरागी जी हैं हमारी यहाँ की विधायिका हैं, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे ट्रेन का भी निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, निकल जाएगी ट्रेन। लेकिन वो 10 साल से मैं ये देख रहा हूँ ट्रेन की पटरी नहीं मुझे मिल रही है, कहाँ से ट्रेन निकलने हैं। वो बोल रहे हैं कि प्रस्ताव हो गया है, पैसा आ चुका है, ज़मीनें नप चुकी हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अब ऐसा है कि ट्रेन तो ऐसा है निकलना है, ये सही बात कह रहे हो कि ज़मीनें नप चुकी हैं, यानी कि कागज़ों पर नप चुकी हैं, ऑफ ग्राउंड कुछ नहीं हुआ है। अब शायद 10-12 साल और लगेंगे, यही अनुमान है, एक कार्यकाल देख के तो यही लगता है कि 10-12 साल और लगेंगे। पहले सपा की सरकार थी तो हमें बदलाव चाहिए था, उन्होंने तो काम करवा नहीं पाया, तो हमने भाजपा को वोट दिया, तो कि हमारी ट्रेन तो आ ही जाए, बस अड्डा तो बन ही जाए। लेकिन फिर भी नहीं हुआ है 10 सालों में। और क्या इस बार अब फिर बदलाव होगा? देखो, बदलाव की तो कोई कह नहीं सकता, चुनाव है, जनता का मूड है, वो एक दिन में भी बदल सकता है, वो क्या पता ना बदले। और रही विकास की बात, तो विकास तो तब होगा जब यहाँ का युवा जागृत होगा, यहाँ की जनता जागृत होगी। और जब यहाँ की जनता को ही भ्रष्टाचार की आदत हो गई है, गंदगी की आदत हो गई है, तो हम तुम लोग चाहे जितनी मेहनत कर लें कोई बदलाव नहीं होगा। वो कुछ जो ठेकेदार हैं उनसे मेरी बात हुई है, बोलते हैं भाई 40% तो विधायिका की जी को जाता है, अब 60% में मुझे करवाना भी है और बचाना भी है, तो मैं क्या काम कराऊँ इसमें? अब देखो, विधायिका जी की बात है तो हम तो हाथ जोड़ रहे हैं दूर से ही, क्योंकि अपनी सेफ्टी ज़रूरी है। तो मैं किसी का सापेक्ष रूप से तो बोल नहीं सकता हूँ, ना किसी के ऊपर आरोप लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। और बस इतना है कि पैसा आया है जो लिखित है उसमें उसमें बोल सकता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि ठेकेदार ही कहा, क्योंकि अपनी सेफ्टी भी जरूरत है, दबंगियाई का माहौल है यहाँ पे। ये है कि आपको जो दिखा रहे हैं उसमें भी आपको धमकियां आ रही हैं, मैं समझ गया हूँ। भाई साहब, धमकियाँ तो बहुत ज़्यादा आती है, क्या कहें, हर जगह से धमकियाँ आती है। कोई ऐसे पत्रकार बंधु भी हैं जो जाने कि हम कहीं पे जाते हैं वीडियो बनाने, तो पत्रकारों का फ़ोन पहुंचा, भैया यहाँ का वीडियो मत बनाओ, ये हमारी भाभी जी हैं, ये हमारे भैया है। तो थोड़ा पीछे हटना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हीं के भरोसे कर रहे हैं। अगर ये लोग हट जाएंगे तो फिर तो हमारी नौबत है ही पक्की। अब बताइए, युवा संगठन जो हम कर रहे हैं, हम दिखा भी रहे हैं, उसको दिखा भी नहीं सकते हैं, जो सच्चाई है वो दिखा भी नहीं सकते हैं। हाँ, वही है कि जो अपने, देखो, मैं नेता को, दो ही नेता थे जिन्हें मैं मानता हूँ, एक अपने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और एक अपनी माननीय इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी। बस देखो, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे बीजेपी के और उनको तो इंदिरा गांधी जी थी कांग्रेस के। तो इन दोनों को मैं बहुत ही ज़्यादा मानता हूँ और इनसे बहुत कुछ सीखा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी कह गए थे कि जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार राष्ट्रीय रोग बन चुका है भारत देश का, और यही इस समय देख रहे हैं हम तुम लोग सभी लोग, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चल चुका है। तो इसको रोकने के लिए जब युवा शिक्षित होगा, युवा आवाज़ उठाने वाला होगा, हक के लिए लड़ने वाला होगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाला होगा, तभी थोड़ा कम होगा। देखो, 2 लोग से तो कुछ होने वाला नहीं है। जब समाज, हमारी युवा संगठन की पूरी टीम है, जब 200, 400, 500, 600, 1000 लोग इकट्ठे होंगे तभी कोई काम संभव है। हाँ, ये तो बात है कि देखो, ऑनलाइन तो सभी को ही सपोर्ट करता है, सभी को ही ग्रुप से जोड़े भी जाता है। युवा शक्ति संगठन में भी काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स है, लेकिन जो ऑफलाइन यानी ग्राउंड फील्ड में काम करते हैं वो हमारी 10-12 लोगों की ही टीम है, और बाकी अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करते हैं नेता पत्रकार से लेके आल्टो तक चीज़। अभी जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए हुए थे,
उन्होंने बोला था कि मुझे विद्यालय के लिए ज़मीन नहीं मिल रही है, और जो कमेटी से बात हुई है वो कह रहे भैया ऑलरेडी हम लोग ज़मीन के लिए प्रस्ताव दे चुके हैं। देखो, तो हम बताएं जो ये है कि हाँ, विश्वविद्यालय की बात रही है तो पूरी बात ही मैं बता ही दे रहा हूँ। जो यानी कि जो प्रस्ताव की बात रही है, तो प्रस्ताव के लिए इन लोगों ने दूसरी ज़मीन दी थी 22 एकड़, 22 या 25 एकड़ थी, जो टोला रावत साइड थी। और इन लोगों को चाहिए थी पूरी ज़मीन, यानी कि जितनी यूनिवर्सिटी के नाम है, यानी कि ये विद्यालय स्वामी जी के नाम है, पूरी ज़मीन। तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि लोधी समाज की वो है ज़मीन है, तो ऐसे फिर जाएगी नहीं। या तो कुलपति ही लोधी रहना चाहिए, यानी लोधियों की मांग है ये। उनके पास तो बहुत ज़मीन है, हज़ारों बीघे पर पड़ी है कई जगह। उनको तो विद्यालय बनाने के लिए जितनी ज़मीन चाहिए थी उतनी प्रस्ताव में दे दिया था। हाँ, उनको पूरी ज़मीन की ज़रूरत क्या है? अब वो तो भैया वही जाने क्या नीति चल रही, राजनीति का खेल है। अभी हम लोग तो युवा हैं, इतना राजनीति समझते नहीं है। अरे विद्यालय जितने बनाना है उतनी ज़मीन है, उतनी ज़मीन में दे दो। चलो यहाँ तो ज़मीन है, मैंने कई जगह देखा है कि वहाँ ज़मीन भी नहीं है, गवर्नमेंट ज़मीन को खरीद के विद्यालय बनवाती है। यहाँ क्या संभव है विद्यालय बनना? देखो, यहाँ पे जमीन की बात तो ऐसा है ना कि जो ये डिग्री कॉलेज है, महाविद्यालय, इसी को विश्वविद्यालय बनाने की बात हुई थी, ना कि नया बनाने की। तो जमीन तो फिर यहीं से लगेगी ना, ब्रह्मानंद जी। तो ज़मीन अलाउ कर दिया है, लेकिन उनको पूरी ज़मीन चाहिए, ये संभव नहीं है जो पूरी ज़मीन उनको दी जाए। अब देखो, ये तो चुनावी मुद्दा है, अभी तक मैटर शांत रहा है, अब फिर से चुनाव आ गए हैं तो फिर से मैटर ऊपर उठने लगा है, फिर से शांत हो जाएगा चुनाव की बात। जब चुनाव जब आते हैं तब नई नई बातें होती हैं कि अब ये होगा, जो नहीं हुआ वो होगा। बस यही है कि चुनाव के समय ही बातें होती है, हकीकत तो कह रहे हैं आप भी। अभी तक जो 9 साल हुए हैं, 9 साल कुछ महीने, उसमें बात नहीं हुई है कि यहाँ ट्रेन निकलनी है, कि बस अड्डा बनना है, कि महाविद्यालय बनना है। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, और जनता भी सो रही थी, बस चुनाव के टाइम ही जागृत हो जाती है। लेकिन यहाँ पे विश्वविद्यालय की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ज़मीन बहुत है। और इस प्रस्ताव की बात है, वो तो आपको भी पता है, दे दिया था कुलपति हाँ, जी ने प्रस्ताव भी दे दिया कहा। था, मैंने ऑनलाइन भी देखा था कि प्रस्ताव हम दे चुके हैं। हाँ, जो हमारा यहाँ का देखो, यहाँ पे हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ का जो हॉस्पिटल है, यहाँ पे हॉस्पिटल जाते हैं तुरंत रेफर बना देते हैं और के लिए, चाहे वो रास्ते में जो पेशेंट है वो एक्सपायर क्यों ना हो जाए, उनको कोई मतलब नहीं रहता। कह रहे हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हाँ, ये हकीकत बात है। वहाँ के अभी मैं डॉक्टरों से बात भी की थी, वहाँ पे जब पानी की समस्या थी तो काफ़ी लोग समस्या सामने आई थी कि यहाँ पे देखो जो मशीनें हैं वो भी नहीं है यहाँ पे, तो रेफ़र तो रहेगा ही, क्योंकि इमरजेंसी जो मशीन होती कोई भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, अधिकारियों द्वारा उपलब्ध ही नहीं कराई गई है। तो रेफ़र थोड़ा सा ही चांस है तो तुरंत रेफ़र बनाते हैं। ये तो वैसे माननीय जो मनीषा अनुरागी जी है, उनको स्वास्थ्य की तो ध्यान रखना चाहिए लोगों की, कि भाई अगर लोग स्वस्थ रहेंगे तो अच्छे रहेंगे। जब बीमार ही रहेंगे तो फिर आगे क्या कर पाएंगे, वो कोई काम भी नहीं कर पाएंगे ना। अब ये तो विधायिका जी को सोचना चाहिए, लेकिन वो सोच नहीं रहे हैं, पता नहीं किस कार्यकाल को देख रही हैं। हमें तो विकास कहीं पे नहीं दिख रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल और जो साफ़ सफाई है वो भी देख सकते हो। और अतिक्रमण की भी बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है यहाँ पे। आप लोगों ने देखा भी होगा, रात का जो अतिक्रमण हट रहा है, यानी चौड़ीकरण की समस्या है, वो बीच में होती है, रुक जाती है, होती है, रुक जाती वही है। चीज़ मैं देखता हूँ कि चौड़ीकरण होती है 10 दिन, हाँ। इसके बाद 2 महीने का गैप हो जाता है, फिर चौड़ीकरण स्टार्ट हो जाता है। ये क्या सिस्टम है? रामलीला मैदान में देखिए, कहीं से रास्ता पहले खुली, फिर रास्ता बंद हो गई। मुझे अब कुछ समझ देखो, नहीं आ रहा है। रामलीला मैदान का ऐसा है, वहाँ पे रहती हैं बड़ी बड़ी हस्तियाँ, ठीक है। तो पीडब्ल्यू द्वारा जितनी नाप लिखी गई है, जितना तोड़ना है तो तोड़ना है, तोड़ना ना है। कि रुकना है। ये लोग क्या करते हैं, नाप कुछ लिखी है रामलीला मैदान में, तोड़ते कम है। तोड़ते कम और जो आगे है चुंगी साइड है, यानी कि अम्बेडकर चौराहा, तो वहाँ पे तो पूरा तोड़ फोड़ होगी, पूरी ऑल टोटल। और यहाँ पे आके रुक जाती है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, और वहाँ करना कुछ गलती हुई हो। अब जो हमारी सड़क है, जो ये चौड़ीकरण है, इस चौड़ीकरण तो पता नहीं कब से फंसा हुआ है कि चौड़ीकरण होना है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इस पंचवर्षीय में हो पाएगा। क्योंकि मैं देखता हूँ 2 दिन चौड़ीकरण होता है, 15 दिन के लिए बंद हो जाता है। जब काम हो रहा है तो कंटिन्यू होना चाहिए। इस पे आपका क्या विचार है? नहीं, ये तो बात आपकी गलत है कि 15 दिन के लिए बंद हो जाता है। 15 दिन के लिए, 3-4 महीने के लिए अच्छा, बंद हो जाता सॉरी। है। हाँ, ये बात है। इसकी वजह है कोई? बता सकते हैं? आपके कुछ समझ आ रही हो शायद। अब देखो, वजह तो मैंने पिछली बार ही बता दी, थोड़ा इस पीछे करके बैक होके देख लेना तो समझ आएगी, कि बार पे बार हाईलाइट हो जाएगा ज़्यादा चीज़ें।
तो फिर मेरे ऊपर ही प्रेशर बनने लगेगा। तो मुझे लग नहीं रहा है कि इस पंचवर्षीय में तो होने वाला है कुछ, आ, क्योंकि कुछ ही महीने रह चुके हैं, अभी तो ये टाइम बढ़ गया है। तो देखो कुछ महीने रह गए हैं, अगर विधायिका जी और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं अगर ये चाह लें तो कुछ भी हो सकता है। रातों रात रोड बन सकती है, रातों रात नहर चमक सकती है। क्योंकि हमारे जब माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी आए थे यहाँ पे, तो रातों रात 5 से 6 किलोमीटर की नहर रातों रात साफ हो गई। वही चीज मैं देखूं कि राठ में इतनी गंदगी थी। एक दिन में राठ गया जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी को आना था, भाई दूर दूर तक सफाई, समझ लो इतनी सफाई की तो मैं सुई ढूंढने ना मिले, इतनी सफाई हो गई थी। और जितने गड्ढे थे वो भर दिए थे। क्या योगी आदित्यनाथ जी को ये दिखाना चाह रहे थे कि देखो राठ में कितना विकास हुआ है? हाँ देखो, अब इससे तो जनता को यही मैसेज मिलेगा कि ऊपर से पैसा आ रहा है और बीच में कहाँ गायब हो रहा है। ये मतलब गलती ऊपर से नहीं है, गलती नीचे से ही है। नीचे से है, वही है। वो तो योगी आदित्यनाथ जी पैसा दे रहे हैं, उन्होंने काम का प्रस्तावना दिया, इस काम के लिए पैसा चाहिए, उन्होंने दे दिया। नीचे क्या हो रहा है वो किसी को नहीं पता। अब देखो दो पक्ष की बात है कि अगर ऊपर के अधिकारी चाहें तो कोई भ्रष्ट नेता हो ही नहीं सकता। जब ऊपर से ऑर्डर नहीं मिलेगी तो नीचे का कैसे खा लेगा? तो ये मतलब वही बात ऊपर है तक कि पूरा सिस्टम है जो है हाँ, ऊपर से ये फंसा है, हुआ है, मिली पूरा हुई चैन है। से चैन बंधी हुई है। हाँ वही है। पूरी चैन से चैन बंधी हुई है। हाँ जैसे हमारे जनता के राज वाले भी हैं, वो भी दिखाते रहते हैं न्यूज़ हाँ कि गड्ढे भरे जा रहे हैं यहाँ का। कुछ हमारे ये कलयुग के नारद भी हैं, वो भी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं वो। तो देखो आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, मैं अगर किसी पत्रकार को मानता हूं तो वो है कलयुग का नारद अजय तिवारी, यानी कि अपने बड़े भैया हैं। यानी बड़े भैया मैं मानता हूं उनको, क्योंकि उनकी जो रिपोर्टिंग रहती है गजब लेवल की। अपन कह सकते हैं अपने राठ क्षेत्र का राजीव तलवार। हाँ उनसे भी मेरी बात हुई है, नेक्स्ट पोस्टकार्ड उनका भी होगा, अच्छा। उनसे भी बातचीत होगी। हम दिखाएंगे क्या सच्चाई है आपको। देखिए आपको धमकियाँ बहुत आती होंगी, कॉल्स बहुत आते होंगे, मैं समझ रहा हूँ, आपके वीडियो से मैं देख रहा हूँ, और जहाँ से आ रही है वो भी मैं समझ रहा हूँ कि कहाँ से आपको आ रहे होंगे। तो भाई प्रशासन उनका है, शासन उनका है, जो भी काम करें सोच समझ के करें भाई, मेरा तो यही कहना है। देखो हम तुम्हें भाई साहब बता दें कि देखो धमकियाँ तो ऐसा हुआ कि 10 धमकियाँ आउट है तो 20 जन को सपोर्ट भी आउट है। तो हम सब कुछ मैनेज कर लेते हो। और जितने नए लोग हमसे जुड़त जा रहे, हमारा तो जो क्या वो है कि हर क्षेत्र को युवा है, धीरे धीरे करके हर क्षेत्र को युवा हमसे जोड़े, हमारे युवा शक्ति संगठन से जोड़े। कैसे कि जो युवा शक्ति संगठन है चाहे युवाओं की आवाज़, और ये आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। एक को दबाएंगे, दो को दबाएंगे, 1000 हैं हमारे में, 2000 हैं, कहाँ तक दबाएंगे? हाँ वही तो। फिर देखो अगर कोई आवाज़ होती है, अगर एक अकेला बोलता है तो सुनाई नहीं देगी, ऊपर सुनाई नहीं देगी। अगर उसी आवाज़ को 20 से 30 लोग बोलेंगे तो वो आवाज़ को दबा नहीं सकता कोई, यानी कि ऊपर तक जाएगी। हम कुछ और बातें करेंगे इसके बाद, बस अंतिम पड़ाव पे हैं। और हम जो रोडवेज का है, ये रोडवेज क्या बन पाएगा? रोडवेज बनेगा। देखो मैंने तो वीडियो के थ्रू ही कह दिया था कि जब तक रोडवेज नहीं बनेगा जल्लो युवा शक्ति संगठन रोडवेज को नहीं छोड़ेगा। क्योंकि रोडवेज की हालत देख रहा हूँ बहुत बहुत बुरी है। समझ लीजिए अगर बारिश आ जाए तो वहाँ पे कोई खड़ा नहीं हो सकता, अगर प्यास लगे तो आदमी को 20 रुपये की बोतल लेके पीना पड़ता है। हाँ ये तो बात है, क्योंकि जो टंकी का पानी आता है वो टंकी की मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सालों साल सफाई नहीं होती, नहीं होती होगी। और वही नेता उस टंकी का पानी पी के बता दें, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। नेता पानी पीने की तो दूर की बात है, वहाँ पे जा नहीं सकते हैं। क्योंकि इनके जो लड़के बच्चे हैं या इनका घर परिवार या रिश्तेदारी में सबके पास है 4 पहिया गाड़ी। जनता मरे, जनता कुछ भी करे, जनता से तो केवल टैक्स से मतलब रहता है नेताओं को। जनता है, जनता तो दलदल में फंसी हुई है, वो तो क्या करे बेचारी। यहाँ से दिक्कत होती है तो इस सरकार को वोट नहीं देते हैं, अगला रखते हैं वो। हाँ क्या करे, अब आगे वाला भी वही करेगा तो उनको फिर बदलाव चाहिए। बदलाव तो होगा या नहीं चाहिए होगा? और जनता बदलाव चाहती है, लेकिन जनता को समझना चाहिए कि धर्म में जाति न देख के, धर्म जाति नहीं देखना चाहिए। हाँ केवल विकास किसी भी गवर्नमेंट सरकार को धर्म में जाति से कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए
सारे भारतीय युवा हैं, हाँ। उनके लिए सब समान रहना चाहिए। और जितनी भी जनता हो, जितने युवा तो समझ रहा है, लेकिन जिन युवाओं का गर्म खून है, यानी कि नहीं होगा 18 प्लस, हाँ, बस उनका है, उनको धर्म जाति से मतलब रहेगा। भाई मैं ये हूँ, राजपूत हूँ, मैं भाई ठाकुर हूँ, या मैं पंडित हूँ, ये कुछ, और या ये हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, तो ऐसा। देखो, धर्म और जाति केवल राजनीति मुद्दा है, इसके बिना राजनीति हो नहीं सकती, धर्म और जाति के बिना, ठीक है। और लेकिन युवाओं को समझना चाहिए कि हमें धर्म और जाति से मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल विकास से। जो विकास करेगा उसी की पार्टी आएगी। जो नए युवा हैं वो देख जाते हैं कि ये कांग्रेस है, ये भाजपा है, ये सपा है, इसमें भटक जाते हैं और पार्टी इसी का फायदा उठा ले जाती है। हाँ, बस इसी का फायदा उठा लेती है। कई कई नेता अधिकारी भी हैं, कार्यकाल चलाने के लिए कई जगह अटैक भी करा देते हैं। मैंने सुना है, देखा भी है, विदेशों में भी ऐसा हुआ है कि अपना कार्यकाल बचाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, यहाँ अटैक करा दो, वहाँ अटैक करा दो। जो इस सरकार में है, युवा बहुत बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए क्या है? जो अभी नीट का पेपर भी लीक हो गया है, जो वैकेंसी निकलती हैं, मैं खुद एक फार्मासिस्ट हूँ, हाँ। मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ, ग्रेजुएट हूँ, और मैं बेरोजगार घूम रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वैकेंसी निकलती हैं 20, फार्म डालती हैं 2 लाख। हाँ, तो देखो, पेपर लीक की बात रही और वैकेंसी की बात रही। देखो, अभी तो भाई चुनाव आने वाले हैं 27 में, तो वैकेंसी तो बराबर निकलेंगी और पेपर लीक भी बराबर होगा, क्योंकि नहीं तो पैसा कैसे बनेगा प्रचार का? 4 साल वैकेंसी नहीं निकली है लेकिन। हाँ हाँ, वही तो है, चुनाव आने वाला है, पैसा बनाना है प्रचार प्रसार के लिए। इस सरकार में सबसे बड़ी दिक्कत है युवाओं की। जो नए युवा हैं वो पढ़े लिखे होकर मजदूरी कर रहे हैं। मैंने देखा है बीकॉम किए लोग बेचारे मजदूरी कर रहे हैं। अब भाई बात तो वही है कि पीएचडी वाला भी चपरासी का फॉर्म भर रहा है। हाँ। बोल रहा है कुछ नहीं तो भाई चपरासी की जॉब ठीक है। क्योंकि यहाँ की शिक्षा प्रणाली है जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और जो वैकेंसी निकलनी चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए, वो निकल नहीं रहा है, उसी की वजह से। अब आपका अगला कदम क्या है? अगला कदम तो मेरा यही है कि देखो, राजनीति से मत कोई मुझे जोड़ना, ना मुझे राजनीति से मतलब है। मेरा काम है भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना और विकास कराना। हाँ, विकास कराना, और क्षेत्र के युवाओं को जागृत करना, अपने साथ जोड़ना। आपको युवा संगठन शक्ति में आपको अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है। हाँ, अधिक से अधिक, क्योंकि देखिए युवा कुछ भी कर सकता है। युवा बदलाव कर सकता है, कुछ भी कर सकता है युवा। वही तो, अगर युवा बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, अगर युवा पीछे रहेगा तो देश भी पीछे रहेगा। और जान सकते हैं, देख सकते हैं रुपया की वैल्यू क्या हो गई है, 94 रुपये डॉलर पहुंच गया। हाँ, इसी से महंगाई बढ़ रही है, बहुत तेज महंगाई बढ़ रही है। हाँ। जब मैं देखता हूँ कि जब किसान का गेहूँ आता है तब गेहूँ हो जाता है 2100, MSP है 2600। वो तो है कि किसान को प्रॉफिट लाभ कभी नहीं मिलता है। किसान ये मार खा रहा है, जो किसान यानी कि अन्नदाता है अपने देश का। भाई अगर किसान न हो तो आदमी भूखे मर जाए। किसान वही गेहूँ बेचेगा मंडी में 2100, उसी में अंबानी का और अडानी का लोगो लग जाएगा, हो जाएगा 35 रुपये गेहूँ। खरीदो। किसान को भाव मिल ही नहीं पाता कभी। बस किसान के लिए सरकार ने कुछ किया है वैसे आप बता सकते हैं? यूरिया DAP की किल्लत देखिए। देखो, जो DAP यूरिया की मार तो बहुत ज़्यादा पड़ रही। बताओ, 265 की बोरी 1400 में आदमी खरीद रहा हो कि नहीं खरीद रहा हो? खरीद रहा है, मैंने खुद खरीदी है। तो वही है कि किसान मर ही रहा है पूरा है। और जो सुविधाएं और जो निकलती हैं वहाँ की सब्सिडी द्वारा सुविधाएं किसानों के लिए, ये किसानों तक पहुँचती ही नहीं है। अगर पूरा सिस्टम निकाल के देखा जाए, जितनी भी सब्सिडी द्वारा यानी किसानों के लिए सुविधाएं निकली हैं, ये केवल बीच के अधिकारी यानी जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, ठीक है, या इनके रिश्तेदार, इन्हीं को ही प्रॉफिट मिल जाता है पूरा। उनको किसान के वो सरकार के माध्यम से किसान के माध्यम से पहुंच ही नहीं पाता है। हाँ, पहुंच ही नहीं पाता है। बस कागजों में होता है कि किसानों के यहाँ पहुंच गया है, लेकिन होता नहीं है ऐसा कुछ। ये बहुत बड़ी बात है, और इसके ऊपर सरकार को जानी जो भी बड़े अधिकारी हैं देखना चाहिए। ये हकीकत बात है, अपने बुंदेलखंड की किसानों तक तो पहुंचती ही नहीं है। कोई भी हर किसान से पहुंच लो कि आपको सरकार के द्वारा क्या पहुंचे। और ऐसा नहीं है, पेपर आप लोग भी पढ़ते होंगे, न्यूज़ आप लोग भी देखे होंगे कि सरकार ने ये सुविधा निकाली किसानों के लिए, ये निकाली, लेकिन किसानों तक पहुंचती नहीं है।
अब कुछ लोग बोलते हैं कि यूरिया डीएपी ऊपर से नहीं आ रही, ऊपर से नहीं आ रही तो 1400 की कैसे मिल जाती है, तो 500 वाली डीएपी वही तो बताओ, वो सरकारी बोरी है वो। वही सरकारी बोरी, हाँ, वही प्राइवेट सब तो है कुछ नहीं है, तो वो- ये फिर सप्लाई हो कहाँ से रही। वो विक्रेता बोलते हैं कि भाई हमको ऊपर पैसा देना पड़ता है, हाँ। इसीलिए 400 हुई आपको 1400 की मिल रही है। वही तो, आप सोचो पूरा सिस्टम ही करप्ट है। अब देखो वो बेटा मेरा ही टीममेट, वो भी खरीदता है 1400 की बोरी, हमारा भाई आधार कार्ड मैं लगा के। किसान हूँ, मैं खुद खरीदा हूँ, और भाई अपने क्षेत्र में नहीं मिलती, अगल बगल के क्षेत्र में जाना पड़ रहा और है। वो भी चोरी से मिलता है। बोलते हैं हाँ। भैया मिलेगा नहीं, ओपन करोगे तो नहीं मिलेगा, हाँ, चोरी से मिलेगा। बस नाम नहीं लेना चाहूँगा, नहीं तो मैं बताता कहाँ कहाँ पे मिलती है। और भैया जरा ये भी बता दो, अपना गाना आ रहा है कोई सा? हाँ, अपना गाना अभी अभी नहीं आएगा, अभी आएगा अपना गाना 10 दिन बाद। अच्छा, 10 दिन बाद जाने का। अभी उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि गाना अच्छा। कब निकाला जाए, कैसे निकाला जाए, लोकेशन क्या रखा जाए। हाँ, वो बढ़िया गाना भी- तड़कता भड़कता गाना। वो भी गाना आएगा, वो लव पे सॉन्ग बनवाया है। अच्छा, प्यार पे। हाँ, लव पे सॉन्ग आएगा। और कौन से चैनल पे आएगा? आपका चैनल आएगा बुंदेलखंड पॉडकास्ट, इसी सेम चैनल पे आएगा, अच्छा। जिसपे डेविल से हमारी बात हो रही है। हाँ। डेविल भाई, एक अंतिम क्वेश्चन पूछेंगे, आपने अपने नाम में डेविल क्यों लगाया है? इस चीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। भाई इसकी कहानी थोड़ी लंबी है, अगर शॉर्ट में कुछ बता दीजिए, शॉर्ट हमारी में पब्लिक को कुछ यही समझ आए है। कि डेविल क्यों नाम रखा है। देखो, डेविल का मतलब शैतान ही है, शैतान, राक्षस। और आज के समय पे तुम उठा के देख लो, हर इंसान राक्षस ही है। हकीकत में बात बताऊं, आप लोग न्यूज़पेपरों में देखा होगा 14 साल की लड़की का रेप हुआ, 15 साल की लड़की का रेप हुआ, केवल। और 15 साल की लड़कियों के ऊपर नजर रहती 50 साल के आदमी की, 40 साल के आदमी की रहती कि नहीं। तो केवल ये कपड़े पहने ऊपर से, अंदर से क्या है, ये हैवान शैतान है। हाँ, हैवान ही है। अभी मैंने देखा कि एक 14 साल की लड़की के साथ 30 लोगों ने बारी हाँ, बारी 13 रेप किया, साल की। बेचारी का देहांत हो गया है। हाँ, तो ये सब राक्षस ही है। तो लेकिन मैंने डेविल नाम रखा इसी को देख के, वातावरण को ही, कि भाई देखो मुझे सीधे शैतान को। और लेकिन मेरा इसका अर्थ है कि जितने भी राक्षसों का इतिहास था, देखो वो खुलेआम अपने भाई का साथ देते हैं, तो खुलेआम देते हैं, कभी छल कपट नहीं देखा होगा कि इसने छल से अपने भाई को हरा दिया। अगर कहीं भी युद्ध या लड़ाई में भी जाते तो अपने भाई की तरफ, अपने जाने की जो उनके साथ रहते, साथ मरते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि छल से पीछे हट गया, छल से या वो हट गया। तो यही है कि हमारे जितने युवा शक्ति संगठन में जुड़े हैं, तो हम भी डेविल की तरह हैं, मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, और ना तुम्हारे साथ धोखाधड़ी करेंगे। एक बार लास्ट अंतिम क्वेश्चन रहेगा, आपकी टीम में मेंबर कौन कौन है? देखो हमारे यानी कि टोटल मेंबर तो जुड़े तो काफ़ी लोग हैं, जो यानी जो टीम मेन के मेन हैं। मेंबर है। हाँ, तो एक तो हम ही हो गए, ठीक है, और एक हेमंत राजपूत, अनु राजपूत और आकाश राजपूत, और भी हैं 4-5 लोग जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे रहते हैं हर जगह। धन्यवाद आज के पॉडकास्ट में। हाँ, और भैया मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं, तो आसपास के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, हमारे युवा शक्ति संगठन से जुड़े। जय युवा और शक्ति। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी गलतियां हों एक बार ज़रूर बताएं कि क्या गलती है, उसको हम सुधारेंगे अगली बार।